वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये आपका सब्जेक्ट HCM 401 फोर्थ सेमेस्टर फॉर 10th क्लास है। और कॉमर्स के सब्जेक्ट में हमने जो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था उसके आगे का हम 5 यूनिट्स जो मैंने आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया है वो हम अब इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो जो यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हम लोग पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। और ये हम क्यों बनाते हैं उससे पहले एक छोटी सी हम हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक के साथ समाधान विवरण बनाने की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको समझने के लिए एक छोटी सी हिस्ट्री उसकी आप लोगों को जाननी होगी। अगर आप पिछली क्लास में आप देखेंगे तो आप लोगों ने फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा कि कैसे एक बैंक फंक्शन करता है और पासबुक क्या होती है, बैंक के अंदर अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, कितने तरीके के बैंक्स होते हैं, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं। तो आप हमेशा एक बात को समझिए कि जब आप कोई बैंक में एक अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसके साथ आप एक पासबुक भी रखते हैं। वो पासबुक क्या करती है, हर महीने या हर क्वार्टर डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ द हाउस होल्ड, आप उसको जाकर के बैंक में अपडेट करवाते हैं। तो बेसिकली द पासबुक कंटेन्स व्हाट नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स हैव बीन डन ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड एट द एंड ऑफ दैट पीरियड व्हाट इज द बैलेंस। तो आप अगर हर महीने जाते हैं तो हर महीने के डेट्स में जितने डिपॉजिट आपने किए हैं और जितने पैसों को विड्रॉ किया है, विड्रॉल जो है निकासी को बोलते हैं, तो विड्रॉल किया है वो उसमें प्रिंट हो जाता है और उसके बाद आपका जो बैलेंस बैंक अकाउंट में है वो आपका बैलेंस दिखा दिया जाता है। उसके आगे जब आप फिर से अपडेट कराते हैं तो उसी बैलेंस को यूज करते हुए बैंक और जितने डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स हुए हैं, जिसमें चाहे आपका कोई डिपॉजिट हो जिसमें इंटरेस्ट मिल रहा हो, कोई बैंक से लोन लिया हो तो उसकी EMI डिडक्ट हो रही हो, या आपने कोई चेक से पैसे निकाले हो, आपने किसी को चेक दिया हो उसने आपके अकाउंट से पैसे निकाले हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर ट्रेस्ड, वेदर इट इज अ करंट अकाउंट, वेदर इट इज अ सेविंग्स अकाउंट, जिस भी तरीके का अकाउंट हो उस तरीके के अकाउंट से आप स्टेटमेंट पासबुक ले सकते हैं। तो पासबुक एक तरीके से आप कहेंगे कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जिसे बैंक जो है इश्यू करता है आपको, so that from time to time you can understand what is the balance, how the cash deposits and cash withdrawals from your bank accounts are getting affected. तो ये हमने पासबुक और बैंक के बारे में समझने की कोशिश की थी। उससे पहले जब आपने 9th क्लास के सेकंड सेमेस्टर में कैश बुक के बारे में समझा था कि व्हाट इज कैश बुक, तो कैश बुक दो तरीके की हमने समझी थी। एक डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक अकाउंट होता था, और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम्स होते थे। तो हम ये देखते थे कि कैश अकाउंट जो कैश इन हैंड आपके पास से जा रहा है तो कैश बुक में आप कैश के कॉलम में लिखते थे, या आपके पास कैश आ रहा है, पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में लिखते थे। इफ यू आर इशूइंग चेक्स और यू आर मेकिंग ऑनलाइन ट्रांसफर्स और यू आर रिसीविंग चेक्स और यू आर रिसीविंग मनी इन द बैंक अकाउंट, तो आप बैंक के कॉलम में उस अमाउंट को मेंशन करते थे कैश बुक के अंदर, रिसीट्स एंड पेमेंट साइड में। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब बात आती है कि जब आप पूरे महीने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे आप बैंक अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शंस करते हो, जैसे आपने किसी से सामान खरीदा, यू हैव परचेज्ड मटेरियल फ्रॉम समबडी इन द बिजनेस एंड यू हैव गिवन देम अ चेक। तो जब आप एक चेक दे देते हैं तो उसके बाद आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यू विल पास अ जर्नल एंट्री कि अब आपने सामान खरीदा एंड यू हैव गिवन अ चेक। सो जर्नल एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने चेक का पेमेंट किया है। तो इमीडिएटली यू हैव शोन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट बैंक अकाउंट में आपने 10,000 रुपए का चेक दे दिया है, तो अब बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए कम हो जाएंगे। दैट इज वाई बैंक इज बेसिकली योर कैश अकाउंट, बट इट्स इन द बैंक अकाउंट, इसलिए उसको बैंक हम वर्ड से यूज करते हैं। तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हैं। अब इस कंडीशन में जो एक सेकेंड सिचुएशन खड़ी होती है वो ये होती है कि चेक आपने इश्यू किया, मान लीजिए कि वो चेक आपने पोस्ट डेटेड चेक इश्यू किया, कि आज की डेट नहीं डाली, उसमें 15 दिन बाद की डेट डाली, मान लीजिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, राइट। तो 15 दिन के बाद वो चेक बैंक में जाएगा, आपने आज ही अपने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपीज कम कर लिए, राइट। ऐसे किसी ने आपको चेक दिया और वो चेक मान लीजिए आज ही की डेट का है। सो फॉर एग्जांपल यू मेड सेल्स एंड समबडी पेड यू चेक, सो यू विल से बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आपने बैंक अकाउंट को इमीडिएटली डेबिट कर दिया, विच मींस कि ये 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए का जो ट्रांजैक्शन था ये आपके बैंक अकाउंट में आ गए। बट क्या रियलिटी में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं? इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। नहीं,
ये बैंक अकाउंट में पैसे अभी नहीं आए हैं और ना ही वो जो 10,000 के पेमेंट का आपने जो चेक दिया है वो अभी बैंक में पहुंचा है, वो 15 दिन के बाद पहुंचेगा। और जब आप ये जो पेमेंट आपने रिसीव करी है 15,000 की सेल्स की, उस चेक को लेके जब आप बैंक में जाएंगे, उसको जमा करेंगे बैंक में, तब आपके अकाउंट में 15,000 रुपए क्रेडिट होंगे। तो आपने आज एंट्री कर तो दी है और अपने बैंक अकाउंट और कैश बुक को आपने अपडेट कर लिया आफ्टर द जर्नल एंट्री। That doesn't mean that this is the real balance of the cash account and bank account. तो ये जो ऊपर नीचे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिनकी डेट्स और इफेक्टिवनेस में फर्क है, आपने जैसे ही चेक इश्यू किया लिख दिया बैंक अकाउंट क्रेडिट, जैसे ही चेक रिसीव हुआ आपने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट, बट क्या एक्चुअल में बैंक अकाउंट से मूवमेंट हो गई पैसों की? नहीं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज बेसिकली हर महीने या हर क्वार्टर के एंड में एक बिजनेस बनाता है। The purpose of the bank reconciliation statement is to reconcile the transactions with its actual date, to reconcile the transactions with their actual dates, कि भाई हमने ट्रांजैक्शन की डेट पर लिख के दे दिया कि ये चेक मैंने दे दिया, पैसे मैंने अपने बुक के अंदर बैंक कॉलम में कम कर दिए, रिसीट आई चेक की मैंने डाल दिया, आप बैंक तो गए नहीं, आपने बैंक में चेक नहीं किया वेदर एक्चुअली जिसको आपने चेक दिया है उसने बैंक में चेक डाल दिया कि नहीं डाल दिया, और आपके अकाउंट से पेमेंट विथड्रॉ हो गया कि नहीं हो गया और किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया। ये चेक किए बगैर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कैश बुक बना रहे हैं। तो कैश बुक के बैलेंसेस में और पासबुक के बैलेंसेस में फर्क आ जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ। जब आप बैंक गए, मान लीजिए 30 नवंबर को आप बैंक जाएंगे, अपनी पासबुक एंटर करेंगे, वो आपको अपडेट करके देखा, बैंक में बैलेंस निकलेगा 40,000 फॉर एग्जाम्पल, और आपने अपनी कैश बुक चेक करी, कैश बुक में जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है उसमें अपने बैंक का कॉलम चेक किया, आपको पता चला यार मेरा तो बैलेंस 65,000 होना चाहिए। क्यों? तो ये डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये जो डिफरेंस आ गया पासबुक और कैश बुक में, इस बैलेंस को सॉल्व करने के लिए आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं क्लैरिफाई कर देता हूं बिफोर आई बिगिन, इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक विवरण पत्र है, तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट इसका नहीं है, बहुत एब्सोल्यूट डिसिप्लिन नहीं है इसके फॉर्मेट में। इट्स नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। लेकिन जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाट आर द नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके हिसाब से आप इसको समझिएगा। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ताकि आप मैचिंग कर सकें कि पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस, कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंसेस आपस में क्यों मैच नहीं कर रहे हैं, और उसके थ्रू आप फिर स्टेप्स ले सकें ताकि दोनों आपस में दे टॉक टू ईच अदर। एक दिखा रहा है 40,000 एट द एंड ऑफ नवंबर, एक दिखा रहा है 65,000। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेंटेनिंग बोथ ऑफ देम? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक को आप ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि बैंक में 30 तारीख को जो बैलेंस है, जो 30 तारीख तक विड्रॉवल्स हुए हैं, जो 30 तारीख तक डिपॉजिट्स हुए हैं, यू आर गोइंग टू ट्रस्ट देम बिकॉज दे आर कंप्यूटराइज्ड, they are more accurate, they only make entries when there is a withdrawal or there is a deposit. एक्चुअल में अकाउंट के अंदर कोई डिपॉजिट आया है और एक्चुअल में अकाउंट से कोई पैसा विड्रॉ हुआ है, देन ओनली दे विल मेक एन एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में 15 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन बाद एंट्री आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। दैट्स देयर कोर जॉब, दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, उनके तो डेली का काम है। सो दे आर, देयर सोर्स इज मोर ट्रस्टेबल। सो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड कैश बुक, तब आपको ये समझना होगा कि ये क्यों डिफरेंसेस आए हैं, और कई डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे जो पहले से आइडेंटिफाइड है। तो अब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को इसमें कवर करेंगे कि व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म में बीआरएफ बोल रहे हैं। व्हाट इज द नीड, क्या फॉर्मेट होगा, एक बेसिक फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, नेसेसरी कंपोनेंट्स, रीजंस क्या होते हैं फॉर द डिफरेंसेस in the balances of cash book, bank account and passbook. What are the reasons? और कैसे बनाया जाए और कैसे एडजस्ट किया जाए कैश बुक के बैलेंसेस को, ताकि वो हम बैंक अकाउंट के साथ, बैंक की पासबुक के साथ अपने बैलेंसेस को हम मैच कर पाए। तो कैश बुक आप लोग देखिए किस तरह से आप बनाते हैं। अगर आप एक डबल कॉलम कैश बुक को देखें तो आप एक कैश बुक बनाते हैं, ये कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को, रिसीट्स या डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स या
पेमेंट्स की तरह से कैप्चर करती है अगर आप कैश बुक बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। जो रिसीट्स होती हैं उसको आप डिपॉजिट्स बोल सकते हैं, स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको यहाँ पर। और जो विड्रॉल्स हैं उसको आप पेमेंट्स के तरीके से बोल सकते हैं। तो क्रेडिट साइड ये होती है और डेबिट साइड ये होती है। तो इसलिए जो है ये कैश बुक हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पासबुक कौन बनाता है? बैंक प्रिपेयर्स द पासबुक। आपके पास होती है लेकिन आप जाते हैं बैंक को सबमिट करते हैं, बैंक उसमें सारे बैंकिंग अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करता है, उसके अंदर लिख देता है, छाप देता है। प्रिंटेड पासबुक्स होती हैं आज की डेट में, दैट व्हाट अमाउंट हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम योर अकाउंट एंड व्हाट अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड। किसी भी सोर्सेस से हो, किसी भी डेस्टिनेशन के हो, वो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। तो जो पासबुक होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। अगर आप देखेंगे कि पासबुक कुछ इस तरीके की होती है कि आपका बैंक का नाम, उसकी ब्रांच है ना, और उसके किस डेट पर आप वो स्टेटमेंट ले रहे हैं या पासबुक किस डेट पर अपडेट कर रहे हैं, लास्ट बैलेंस कितना था, पूरे जो पीरियड में आप अपडेट करा रहे हैं उसमें कितने क्रेडिट्स का मतलब डिपॉजिट्स आए हैं, और कितने डेबिट्स आए हैं मतलब कितने विड्रॉल्स हुए हैं या कितने पैसे निकले हैं आपके अकाउंट से। और उसके बाद आप उसको डेट वाइज जो है आपके जो चेक लिखा है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी यूएस इंग्लिश में चेक को CHEC के लिखा जाता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको CHEQUE लिखेंगे। तो उसको चेक नंबर्स कौन कौन से आए हैं जिसमें डिपॉजिट हुआ है या कौन कौन से चेक से विड्रॉ हुआ है, एंड व्हाट इज द बैलेंस एट ईच क्रेडिट और ईच डेबिट। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ होता, ठीक है। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिए। कैश बुक के अंदर जो हम कैश बुक अपने बिजनेस हाउस में बनाते हैं, हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक बनाते हैं, तो हम कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट तब करते हैं जब हमारे पास कोई रिसीट हुई हो, कोई डिपॉजिट आया हो, कोई पैसा हमारे पास आता है। तो कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, उसके रूल के हिसाब से वी डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड इफ द कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, यानी कम हो जाता है हमारे पास कैश, चाहे बैंक अकाउंट से कम हो जाए चाहे कैश इन हैंड से, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये तो कैश बुक का ट्रीटमेंट होता है। अब इसके उलट पासबुक को देखिए। पासबुक जो है, जो बैंक की ओनरशिप है जिसकी, जहां पर आपका अकाउंट खुला हुआ है, बैंक एग्जैक्टली इसका उल्टा करता है। बैंक क्या करता है, जब कोई पेमेंट आपके पास से जाती है तो उसको डेबिट बोलता है, और कोई पेमेंट आपके पास आती है तो उसको क्रेडिट बोलता है। ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा। डेबिट, बैंक के अंदर जब वर्ड यूज होता है डेबिट, तो उसका मतलब होता है कम, पैसा कम होना, और क्रेडिट वर्ड तब यूज होता है जब पैसा आपके पास बढ़ता है, ठीक है। पैसा आपके पास बढ़ता है, क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अकाउंट बैंक का नहीं है, अकाउंट कस्टमर का है। बैंक के पास पैसे आए तो बैंक अपनी तरफ से उस अकाउंट के अंदर वो पैसे डाल रहा है, बैंक के पास से जा रहा है तो उसने क्रेडिट कर दिया। और डेबिट का मतलब यह है कि बैंक उस अकाउंट से पैसे अपने पास ले लेगा, कम कर दे रहा है उस अकाउंट से। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट पासबुक के अंदर, बैंक के अंदर डेबिट क्रेडिट एग्जैक्टली उल्टा होता है। जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो उसे क्रेडिट बोला जाता है, और जब आपके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं अकाउंट से निकल करके तो उसको डेबिट बोला जाता है। कम करना बैलेंस को डेबिट, बढ़ाना क्रेडिट, और इसका एग्जैक्टली उल्टा कैश बुक में होता है। तो ये हम बैंक की पासबुक और कैश बुक को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जो हमें रीजंस आइडेंटिफाई करने हैं कि क्यों बैलेंसेस कम या ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है या ज्यादा है, और कैश बुक के बैंक अकाउंट का जो कॉलम है वो कम या ज्यादा है, तो रीजंस हमको ऐसे ही समझ में आएंगे जब हम लॉजिकली कैश बुक और पासबुक को आपस में मैच करवा पाएंगे। तो उसके दोनों का, डेबिट क्रेडिट का मीनिंग अलग अलग है, इंप्लीकेशन अलग अलग है, कि मैंने आपको दोनों अलग अलग तरीके समझा दी। अब ये क्या चीजें होती हैं, देखिए इसको मैंने आपको बताया कि जब आप बैंक पहुंचे तो पासबुक कहती है द बैंक बैलेंस इज 25,000, और जब आपने अपनी कैश बुक खोली तो आपको पता चला योर बैंक बैलेंस इज 35,000, डेट इज सेम, यू आर कंफ्यूज्ड, व्हाट हैपेंड, what is the problem that the business's cash book bank balance is not matching with the passbook of the bank?
जिसके पास कस्टोडियन, जो बैंक कस्टोडियन है आपके अकाउंट का बैंक में, उसके पास बैलेंस 25,000 है, आपके पास 35,000 है, पैसे गायब हो रहे हैं? नहीं। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस। पैसे गायब 99.9% नहीं होते, 0.1% हो सकते हैं, 99% पैसे गायब नहीं हो सकते आपके। अब वो देखिए कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं which are faced by the business when they reconcile the balances of passbook with the balance of the cash book, बैंक अकाउंट। कैश बुक के बैंक अकाउंट के कॉलम को जब वो मिलाने की कोशिश करते हैं पासबुक के साथ, अपडेटेड पासबुक के साथ, तो बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं। तो क्या वो डिफरेंसेस होते हैं, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है टू मैच द डिफरेंस बिटवीन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, और दोनों के बैलेंसेस को समझने के लिए कि ये क्यों दोनों बैलेंसेस अलग अलग हैं, अगर अलग अलग होते हैं तो क्यों अलग अलग हैं, ये समझने के लिए जो डेट्स होती हैं बैंक में, पास एंट्री तभी होगी जब उस दिन या उस डेट पर कोई डिपॉजिट या विड्रॉल होगा। आप जब कैश बुक बना रहे हैं, जब आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो आप जर्नल एंट्री जिस दिन ट्रांजैक्शन करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस दिन कर देंगे। चेक आपने आज इश्यू किया तो आज आप जर्नल एंट्री में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अगर आपको आज चेक रिसीव हो गया तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश बुक को के बैंक कॉलम को डेबिट कर देंगे उस अमाउंट से कि अमाउंट मेरे पास आ गया। लेकिन बैंक उसी दिन करेगा जिस दिन एक्चुअल में वो चेक सबमिशन या विड्रॉल के लिए बैंक के सामने आएगा, और बैंक उसको चेक को ठीक पाएगा और चेक का पेमेंट करेगा या चेक को रिसीट में डालेगा। आपका अकाउंट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पासबुक उस डेट पर अपडेट होगी। तो बैंक चेक आने पर ट्रीटमेंट करेगा, आप चेक इश्यू करते ही लिख देंगे कि ये, जब तक बैंक की नजर में नहीं आएगा चेक, तब तक बैंक कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं और जो रीजन हो सकते हैं, और बैंक रिकंसिलिएशन इन्हीं रीजंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और करेक्ट बैलेंसेस जानने के लिए एक्यूरेसी टेस्ट, एक तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन इज एन एक्यूरेसी टेस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ द पासबुक एंड द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये दो चीजें हम लोगों को ध्यान से समझनी है। अब जो पहला डिफरेंस है कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसमें टाइमिंग डिफरेंस आता है। टाइमिंग डिफरेंस, और जो मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था टाइमिंग डिफरेंस आप लोगों के साथ, चेक्स इश्यूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें आपने चेक इश्यू कर दिया फ्रॉम योर साइड to your creditors or your suppliers for the payment of purchase of material or for the credit payment, जो भी आपका क्रेडिट पीरियड था, आपने चेक इश्यू कर दिया कि ये लीजिए, और अब आप बैंक जाइए और इस पेमेंट को ले लीजिए बैंक से। However, जो रिसीविंग पार्टी है, जो क्रेडिटर या सप्लायर, they may not have presented the check to the bank for the payment immediately। आपने उसी दिन एंट्री कर दी कि मेरे पास से पेमेंट चला गया, बैंक अकाउंट इफेक्ट कर दिया, 10-15 हजार रुपए से आपने कम कर दिया। लेकिन जब ये चेक बैंक में पहुंचेगा, बैंक तब उसको डेबिट करेगा। तो ये चेक will be debited only when it will be presented to the bank, and bank will find the check correct and it will debit the firm's account, your business account, and then it will make an entry in the books of accounts of bank। तो ये जो टाइम लैग है 4, 5, 6 दिन, 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन, इसकी वजह से भी बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकता है बिटवीन पासबुक एंड द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो ये पहला डिफरेंस है, इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, पहले आप थियोरेटिकली इसको ध्यान से समझिए। द सेकंड टाइमिंग डिफरेंस, जो दूसरा टाइमिंग डिफरेंस है, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। इसको ध्यान से समझिए, चेक जिनका बैंक के अंदर पेमेंट हो गया है बट अभी आपने कलेक्ट नहीं किया है। अब इसको ध्यान से समझिए, जब आप एज अ बिजनेस यू आर रिसीविंग अ पेमेंट फ्रॉम योर कस्टमर और योर डेटर, आपने कोई सामान बेचा, वो आपको पैसे दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ चेक, और कोई उधार आपने सामान पुराना बेचा हुआ है जिसका पेमेंट आपके पास आया है, आपका डेटर है, तो आपने जैसे ही वो चेक आया आपने लिख लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो, जो भी डेटर था आपका, और आपने बैंक अकाउंट
आपको कैश बुक की बैंक कॉलम को अपडेट कर दिया, डेबिट कर दिया, बैलेंस रेज कर दिया, लेकिन आप अभी चेक लेकर बैंक गए नहीं, आपने वो चेक बैंक में डाला नहीं फॉर डिपॉजिट। तो जो टाइम का डिफरेंस आया, जब तक आप उस चेक को लेकर बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, तब तक डिफरेंस बना रहेगा बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो ज्यादा दिखेगा और पासबुक आपकी हमेशा कम नजर आएगी, जब तक कि आप इस चेक को जाकर के बैंक में डिपॉजिट नहीं करते और बैंक कलेक्ट करके आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर देता। तो दिस लीड्स टू अ कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन इन द कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस शोन इन द पासबुक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये चेक एक पेमेंट वाला और चेक जो एक रिसीट वाला है, इन दोनों के ही डिपॉजिट या पेमेंट के टाइम डिफरेंस की वजह से पासबुक में और कैश बुक के बैंक अकाउंट के कॉलम में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तीसरा जो टाइमिंग डिफरेंस आता है वो आता है डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बैंक जो है टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज अवेल्ड बाय द कस्टमर, जैसे मेरा बैंक अकाउंट है या मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस का एक बैंक अकाउंट बैंक में है, तो बैंक बहुत सारे चार्जेस या बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो आपकी जानकारी के बगैर, बट आपके ऑथराइजेशन से, आपकी जानकारी नहीं है बट आपके ऑथराइजेशन से आपके अकाउंट से कटते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया हुआ है, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से कटती है, आपने साइन किया हुआ है बैंक में जाके, ईसीएस फॉर्म बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फॉर्म, आपने साइन किया हुआ है कि हर महीने 5 तारीख को मेरे अकाउंट से 5,000, 10,000, 20,000 जो भी वो अमाउंट है ईएमआई वो कट जाए। जैसे कार लोन होती है, होम लोन होती है, ऐसे बिजनेस भी लेता है कई बार लोन, शॉर्ट टर्म लोन लेता है, उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो बैंक आपको आकर के हर रोज जानकारी नहीं देगा, हर रोज फोन नहीं करेगा, एक मैसेज भले ही आ जाए आपके पास, एक ईमेल आ जाए कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए। मान लीजिए आप कहीं पर कोई सेविंग करते हैं, उसके पैसे कुछ कटते हैं आपके अकाउंट से और किसी जगह डिपॉजिट होते हैं, तो वो भी बैंक आपको डायरेक्ट डेबिट के थ्रू काट लेता है। तीसरा, कुछ चीजों के लिए बैंक चार्जेस होते हैं, जैसे मान लीजिए ईयरली मेंटेनेंस ऑफ योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका कोई चेक कलेक्शन को लेकर के कोई साल में एक बार पेमेंट कटता है या 6 महीने में एक बार, या कोई बैंक ने किसी चीज का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया आपके ऊपर, जैसे आपने लिया है या ओवरड्राफ्ट लिया है, या कोई मान लीजिए आपका चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस के चार्जेस 250 या 300 कुछ सर्टेन अमाउंट होता है डिपेंडिंग ऑन द चेक वैल्यू एंड ऑल। तो बैंक के अपने अपने डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ऐसा नहीं है कि बिना कस्टमर को ऑथराइजेशन की जानकारी के कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, और कुछ जो है आपकी जानकारी में आपने ऑथराइज किया हुआ होता है और बैंक अकाउंट से वो डिडक्शन हो जाती है। किसी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, कोई बिल पे करना है, आपने ऑटोमेटेड कमांड दे रखी है बैंक को कि भाई जैसे ही पानी का बिल आया पे कर देना, तो आपके अकाउंट से वो पैसे काटते हैं। होता क्या है, जब आपके अकाउंट से इस तरह से पैसे डायरेक्ट डेबिट के थ्रू कट जाते हैं, तो कस्टमर को इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन आपके अकाउंट से बैलेंस कम हो गया बैंक अकाउंट से, लेकिन आपकी कैश बुक का बैंक अकाउंट का कॉलम जो है वो अपडेट नहीं हुआ क्योंकि आपकी अभी जानकारी में नहीं आया है। अब मंथ एंड में जब पासबुक अपडेट होकर आपके पास पहुंची, तो आपको पता चला कि आपकी पासबुक का बैलेंस कम है और आपकी कैश बुक के बैंक अकाउंट का बैलेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जो डायरेक्ट डेबिट्स ने किए, चाहे ईएमआई हो, चाहे कुछ और हो, चाहे बैंक चार्जेस हो, कलेक्शन चार्जेस हो, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट, बैंक लोन पे इंटरेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चार्जेस बैंक ने आपके अकाउंट से काट लिए, वो आपने अपडेट नहीं किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। अगेन, टाइमिंग इज द रीजन। आप मंथ एंड में उन सारे ट्रांजैक्शंस को अपडेट करेंगे, उन्होंने जिस डेट पर वो पैसे काटे बैंक ने, उन डेट्स पर पासबुक में एंट्री आपकी उन्होंने कर दी आपके। जैसे ही आपने पासबुक अपडेट करवाई, यू गॉट टू नो दैट यू हैव अ डिफरेंस। You can call passbook statement as well. You can draw a statement from bank these days online. There is no need for you to go to the bank and get your passbook updated. You just will. और आप देख सकते हैं कि आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स कितने हैं, विड्रॉल डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट आर द डायरेक्ट डेबिट्स। तो ये एक और टाइमिंग डिफरेंस जो है वो आ सकता है। चौथा टाइमिंग डिफरेंस जो आता है वो आता है amounts directly deposited in the bank account. This is very very important. इसको भी ध्यान से समझिए।
बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब बैंक में डायरेक्टली आपके अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है बैंक अकाउंट में, आपको जानकारी नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर बहुत फेमस है। किसी पेमेंट करना है तो उन कंडीशंस में क्या होता है, आपने अपना नेफ्ट की डिटेल्स वगैरह दे दी है, निफ्टी जिसको बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आपने डिटेल्स दे दी और इमीडिएटली जो है वो अमाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन क्रेडिट कर दिया, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया मनी। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ऑनलाइन क्रेडिट ट्रांसफर करते ही वो अमाउंट आपके खाते में आ गया, लेकिन आपको जानकारी नहीं हुई। सिमिलरली कोई आदमी सीधे कैश लेकर बैंक गया और आपके अकाउंट में उसने पैसे जमा कर दिए, एक कस्टमर। तीसरी कंडीशन ये हुई कि कुछ इंटरेस्ट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, उसका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं ये बैंक अकाउंट में सीधे इफेक्ट हो गई और आपको जानकारी नहीं हुई, आपके कैश बुक का बैंक कॉलम अपडेट नहीं हुआ। मंथ एंड में जब पासबुक आपने अपडेट किया, स्टेटमेंट आपने ड्रॉ किया, तो आपको चला कि आपका बैलेंस ज्यादा है और यहां पर कम है, जो कैश बुक बैंक कॉलम है उसमें कम है। ये टाइमिंग चौथा टाइमिंग डिफरेंस आता है। पांचवा टाइमिंग डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। ये देखिए दोनों हैं, ये टाइमिंग डिफरेंस के अंदर अमाउंट से आपके इन्वेस्टमेंट्स पे कलेक्ट किया है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया उसने, पासबुक में अपडेट हो गया, आपको जानकारी मंथ एंड में मिली, तो ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया। दूसरा, आपके बिहाफ पर कोई डायरेक्ट पेमेंट जैसे टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस, रेंट, टैक्सेस, बैंक ने आपके बिहाफ पर पे कर दिया, आपको जानकारी नहीं हुई, पासबुक अपडेट हो गई, स्टेटमेंट अपडेट हो गया, आपकी कैश बुक अपडेट नहीं हुई। तो ये दोनों टाइमिंग डिफरेंसेस मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया एज एग्जांपल्स। चेक्स डिपॉजिटेड, बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, तो ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से कोई अगर डिस्काउंट कराया गया है या कोई चेक या बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब कि कोई चेक में कोई प्रॉब्लम निकली, ठीक है, आप चेक फर्म ने डिपॉजिट कराया बैंक में कि ये लीजिए पेमेंट मेरे पास आ गई है, उसने कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट कर दिया, चेक कैंसिल कर दिया बैंक ने, या चेक डिक्लाइन कर दिया डिपॉजिट करने से कि इसमें कोई कमी है, कि सिग्नेचर नहीं है, नहीं है, या गलत है, या अच्छा चेक नहीं है, और वो चेक एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो आपने तो अपना बैंक अकाउंट का कॉलम डेबिट साइड में कैश बुक के अंदर इंक्रीज कर दिया अमाउंट से, और वहां वो डिक्लाइन हो गया, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, 2 दिन बाद वहां डिक्लाइन हो गया, और आपको जानकारी नहीं मिली बाई चांस, कि आपको नहीं पता, तो आप अपना बढ़ाया हुआ दिखा रहे हैं अकाउंट और वहां पासबुक में डिक्लाइंड आ गया और चेक लौटा दिया उसने। तो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एरर्स क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, तो टाइमिंग डिफरेंस देखा आपने। व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ डिफरेंस ड्यू टू एरर्स, गलतियां क्या हो सकती है। तो पहला जो है वो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त अगर कोई गलती आप कर दें, तो उसकी वजह से भी बैंक और बैंक की पासबुक और कैशबुक के कैशबुक कॉजेस डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। भाई आप चेक इश्यू कर रहे हैं, गलती से आपने, मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं चेक से और गलती से आपने उसकी रिकॉर्डिंग रिसीट साइड में कर दी, जैसे आपको पेमेंट मिली हो, अमाउंट आपने गलत लिख दिया मान लो, या टोटल गलत कर दिया, टोटलिंग मिस्टेक हो गई आपसे, बैलेंसिंग जब आप कर रहे थे कैशबुक के बैंक कॉलम की, तो आपने बैलेंसिंग गलत कर दी, ठीक, अमाउंट गलत हो गया, 10,000 को 1,000 दिखा दिया, या टोटल 10,000 आना चाहिए था, बैलेंस 9,000 आना चाहिए था, गलती से 9,000 को 900 लिख दिया गलती से। तो इसकी वजह से पासबुक और बैंक अकाउंट के बीच में, जो आपकी कैश बुक है उसके बैंक कॉलम के बीच में बैलेंस हो जाएगी, आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस गलत दिखाएगा और जो पासबुक का बैंक बैलेंस है वो डिफरेंस
दिखाएगा। एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द बैंक, बैंक भी गलती कर सकता है। देयर आर लेस चांसेस, they're more accurate, they are more electronic transactions, each transaction gets electronically recorded, but there are chances that bank can also omit or make wrong recording of transactions into your account. पेमेंट को वो भी रिसीट दिखा सकता है, रिसीट को भी पेमेंट दिखा सकता है, गायब हो सकता है ट्रांजैक्शंस, गलती से कोई एक रिसीट गायब हो गई। जो नेफ्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं यूजुअली डे एंड में किसी भी बैंक को जाकर के चेक करने पड़ते हैं कि कितने मेरे पास आए हैं मेरे बैंक के अंदर। उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मान लीजिए कहा रहेगा आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दिया, बैंक नहीं दिखाया, या बैंक ने एक ट्रांजैक्शन उड़ा दिया, आपने बाद में इन्वेस्टिगेट किया, बताया बैंक को, तो दैट कैन बी वन रीजन व्हाई योर पासबुक एंड कैश बुक बैलेंसेस आर नॉट मैचिंग। कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा। एरर्स कमिटेड बाय द फर्म, एरर्स कमिटेड बाय द बैंक, दोनों में गलतियां हो सकती हैं। एरर, ओमिशन, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, कुछ भी इस तरीके की गलती हो सकती है। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिखाया। दो तरीके के फॉर्मेट आप बना सकते हैं। मैंने बताया कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेटिंग रूल नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए इसको ध्यान से तो एक तो आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है और एक अमाउंट का कॉलम बनाना है। ये तो बनाना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स के अंदर पहले सबसे ऊपर तो लिखेंगे आप सबसे पहली चीज जो बैंक के, तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम मैंडेटरी है, ऊपर हेडिंग मैंडेटरी है। हेडिंग का मतलब कंपनी का नाम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, किस तारीख को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीरियोडिकली बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो किस पीरियड के खत्म होने पर आपको बैंक अकाउंट बना रहे हैं। एक महीना जनवरी खत्म हो रहा है तो 31 जनवरी को बता रहे हैं, क्वार्टर खत्म हो रहा है तो 31 मार्च को बना रहे हैं, 30 सितंबर को बना रहे हैं, 31 दिसंबर को बना रहे हैं। वो डेट डलनी बहुत जरूरी है। उसी डेट के हिसाब से यू विल ट्राई टू रिकंसाइल द बैलेंसेस विद द पासबुक। आप 30 सितंबर का मान लीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं और डेट नहीं लिखेंगे तो आप पासबुक में क्या चेक करेंगे? So you have to write the date very clearly, ठीक। दूसरा पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम, अब देखिए इसमें दो अमाउंट के कॉलम है और इसमें एक है। तो जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट। जो आपकी प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस आप भी, आपने ये जो डिफरेंसेस अलग अलग तरीके के पढ़े, इनको समझने के बाद आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ताकि अब आप जो स्टेप्स उठाएं उससे सही बैलेंस निकल कर आए बैंक का। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए, आपने टेस्ट चेक कर लिया कि अच्छा ये टाइमिंग डिफरेंस आया, ये एरर हुई जिसकी वजह से, तो मैं उस एरर को ठीक करूं, उस टाइमिंग डिफरेंस को ठीक करूं, और उस स्टेटमेंट को आप, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट होगा, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगा। तो सबसे तो पर्टिकुलर और अमाउंट ये दोनों मैंडेटरी कॉलम है। अब आप उनको लिख ले, लेस करना चाहते हैं उनको लिख ले। उसके बाद दूसरा तरीका ये है, ऐड और लेस के दो अलग अलग कॉलम बना लें। ऐड वाली चीजों को पहले लिख लें, उनको अलग कॉलम में बनाकर उसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर लें, उसमें से घटाने वाली चीजें जो घटा लें। अभी मैं बताऊंगा कि कम या ज्यादा कैसे किया जाएगा इसको बैंक रिकंसिलिएशन में। और पहले हम लोग जो हमारी जो नीड है, जो रीजंस ऑफ डिफरेंसेस हैं, इनको आप बहुत ध्यान से समझिए और इनके आंसर्स को आप लोग प्रिपेयर करिए। उसके बाद हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। फॉर्मेट पे हम लोग यहाँ पर आज रुक जाएंगे, फॉर्मेट पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी लेसन को। नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, वो जो डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाए कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकें, ताकि हमारी जो चैलेंज है, जो बिजनेस फर्म फेस कर रही है, डिफरेंस जो आ रहा है वो ठीक हो जाए, हमको समझ में आ जाए। ये हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज अब गूगल क्लासरूम में क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप DHA1 आंसर करेंगे और अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करेंगे जो आपको लगता है कि गलत हो गए हैं या आपको नहीं समझ में आया है, तो आप
क्वेश्चंस पोस्ट करिए गूगल क्लासरूम में ही, मैं उसका आंसर वहीं पर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।